आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। क्लास 6 के साइंस में चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर एयर क्या होता है, एयर किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है ना। यही सब चीज़ों के बारे में हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर होने वाला है। तो चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा भी है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझ लेंगे क्योंकि बहुत आसान है और छोटा भी है, तो बड़ा जल्दी हमारा ये ख़त्म भी हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। तो मतलब आप ये चैप्टर ऐसा है ना कि आप इसको 2 से 3 बार कम से कम यदि अच्छे से रीड कर लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है। पूरा का पूरा किसके बारे में भाई? एयर के बारे में है। तो चैप्टर का नाम ही है एयर अराउंड है। इसका मतलब हुआ कि हमारे आसपास जो हवा है उसी के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है आपके एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, वो है इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। चलिए, ये ना एक टॉपिक तो है और टॉपिक भी अपने आप में एक सवाल बन चुका है, क्योंकि लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे आसपास हर जगह पर हवा प्रेजेंट है? हाँ, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब ये तो आपका टॉपिक है और टॉपिक की तरीके से क्या बन गया? सवाल बन गया। लेकिन इसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए अब जरा समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। चलो, आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या हवा हर जगह प्रेजेंट है हमारे आसपास? तो जवाब है हाँ, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे आसपास चारों तरफ हवा प्रेजेंट है, मतलब हवा है। ठीक है, आगे एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट इज ट्रांसपेरेंट। देखो, क्या हवा का कोई खास कलर होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये कलरलेस है। मतलब आप नहीं बता सकते हैं कि हवा कैसा है, रेड है, येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, कैसा है, नहीं बता सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि हवा का अपना कोई खास कलर है ही नहीं। समझे बात को? और ये क्या है, एक तरीके से फिर ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप वहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम आपको नहीं देख पा रहे हैं या फिर क्या आप हमको नहीं देख पा रहे हैं? क्या देख ले रहे हैं आराम से, लेकिन देख रहे हैं, इसके बावजूद बीच में क्या है बताओ? हमारे और आपके बीच में क्या है? एयर है, हवा है। हवा होने के बावजूद हम आपको देख पा रहे हैं और आप हमको देख पा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि हवा एक तरीके से क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार आप आराम से देख सकते हैं, आप भी और हम भी। ठीक है, तो बताइए, क्या हवा का कोई खास कलर होता है? नहीं, कोई कलर नहीं होता। क्या इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं? हाँ, आराम से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। आगे एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। बोला एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसका मतलब वाह कि हवा जगह छींकता है। जैसे ये हमारा रूम है, इस रूम में पूरा का पूरा हवा भरा हुआ है, तो बताइए इस रूम का पूरा जगह किसने छींक लिया? हवा ने छींक लिया। मतलब हवा क्या करता है? जगह को छींकने का काम करता है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे हाथ करो, ऊपर करो, नीचे करो, दाएं बाएं, कैसे भी आप हाथ करो, लेकिन ये हवा इतना हल्का होता है कि ये हमारे ऊपर उतना कुछ खास प्रभाव डाल नहीं पाता है। तो इसको सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए कि जहाँ जहाँ हवा है वहाँ वहाँ का जगह वो ले चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मतलब हवा क्या करता है? आपका जगह लेता है, वो स्पेस को छेकता है। ठीक ना, लेकिन चूंकि हवा हर जगह प्रेजेंट है तो हर जगह का ये स्पेस छेका हुआ है ना। आगे आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर के बारे में तो हम लोग बहुत पढ़ते आ रहे हैं ना। हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छी तरीके से ज्योग्राफी में भी पढ़ा, साइंस में भी कुछ चैप्टर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। शुरुआत के कुछ चैप्टर हमारे पास जो थे उसमें भी हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारा पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी चारों तरफ से एक लेयर से घिरा हुआ है। लेयर मतलब एक चादर से घिरा हुआ है, और वो चादर किस चीज़ का पता है? हवा का। मतलब ये जो पूरा का पूरा गोल आपको दिख रहा है हमारा अर्थ, इसके ऊपर ना एक चादर है फैला हुआ, मतलब उसको एक तरीके से ढका हुआ है। वो किस चीज़ का चादर है भाई? एयर का चादर है। ठीक ना, और ये जो एयर का चादर है वो जमीन से लेकर बहुत ऊपर तक है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। तो अब यदि आपसे कोई बोले कि बताओ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि एटमॉस्फेयर का मतलब है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी दिख रहा है, ये एक चादर से घिरा हुआ है, और वो चादर है कि जिसका
चादर मतलब क्या, हकीकत चादर नहीं, एक तरीके से इमेजिनरी चादर जो कि बना हुआ किसका है, एयर का बना हुआ, उसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये, अच्छा ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है मतलब कि जो चादर है हमारा हवा का, वो कहाँ तक फैला हुआ है भाई, बहुत ऊपर तक फैला हुआ है। मतलब जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं पृथ्वी पर, जमीन पर रह रहे हैं, जमीन से लेकर बहुत ऊपर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, हाँ इस नहीं, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना आसमान में, वैसे वैसे हवा का मात्रा घटता रहता है। एक समय के बाद पूरा का पूरा हवा ही गायब हो जाता है। तो बहुत ऊपर तक भी नहीं है, कुछ लिमिट है इसका, वहीं तक आपको हवा देखने को मिलेगा, मतलब वहीं तक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, आगे हाँ बोलो। बिल्कुल नहीं, स्पेस में हवा है ही नहीं। जैसे आप चंद्रमा पे चल जाओ, चंद्रमा किसका एग्जाम्पल है, स्पेस का एग्जाम्पल है कि नहीं, वहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं है। मतलब जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाएंगे, दूर जाएंगे, वैसे वैसे हवा का मात्रा घटता रहता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयर। रेयर का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब कि ज़मीन से ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, वैसे वैसे हवा का मात्रा घटता जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग ज़मीन के नज़दीक आएंगे, वैसे वैसे हवा का मात्रा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, आप लोग देखे होंगे शायद मूवी में या फिर किसी ब्लॉग में, कहीं पे भी देखे होंगे आप लोग, या फिर किताबों में पढ़े होंगे। जब भी माउंटेनर होते हैं ना, माउंटेनर का मतलब जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, है ना, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, हिमालय पे चढ़ते हैं, तो वो लोग जब भी चढ़ते हैं ना, तो अपने साथ एक गैस का सिलेंडर रख के चलते हैं। वो गैस खाना बनाने वाला गैस नहीं होता है, वो गैस सांस लेने वाला होता है। ऐसा क्यों बताओ, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, और हमने अभी तुरंत आपको कहा कि जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे एयर का मात्रा घटता रहेगा। तो उसको एयर का वहाँ पर कोई समस्या ना हो, इसीलिए वो लोग पूरा का पूरा गैस का सिलेंडर ही लेकर ऊपर चढ़ते हैं, अपने पीठ पे बांधे हुए, ताकि वहाँ पे यदि हवा का कमी हो भी जाए तो ये अपने सिलेंडर का ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ज़मीन से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हवा का मात्रा घटता जाता है। इसीलिए माउंटेनर लोग कंटेनर लेके चलते हैं, अपने साथ सिलेंडर लेके चलते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। हवा किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। ध्यान रहे, अगले वाले क्लास क्या हमारा टॉपिक रहेगा, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हवा किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, मतलब हवा किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो ध्यान रहे, हवा मतलब कि जो हम लोगों के आसपास हवा है, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। मतलब कि इस हवा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिल सकता है। जैसे पहला इसमें आपको देखने को मिलेगा वाटर वेपर हवा में। दूसरा चीज़ देखने को मिलेगा ऑक्सीजन। तीसरा चीज़ इसमें मिलेगा नाइट्रोजन। चौथा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और पाँचवा मिलेगा डस्ट एंड स्मोक। तो ये 5 ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हवा में जनरली हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक ना, उसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ये जानिए कि हवा में मेनली कितने चीज़ मिले हुए हैं, 5 चीज़। पहला वाटर वेपर, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, और पाँचवा डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, तो अब इन पाँचों के बारे में एक एक करके जानकारी हम लोग ले लेते हैं। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। देखिए, बहुत सारे बच्चे ना क्या समझते हैं कि हवा मतलब केवल ऑक्सीजन, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हवा का मतलब होता है बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर, मतलब बहुत सारे गैस इसमें मिले हुए हैं, तब जाकर हमारा एयर बना हुआ है। जैसे गैस में क्या क्या मिला हुआ है भाई, ऑक्सीजन मिला हुआ है, नाइट्रोजन मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिला हुआ है, बहुत अलग अलग प्रकार के गैसेस मिले हुए हैं, तब जाकर हमारा हवा बना है। उसी प्रकार से वाटर वेपर भी मिला हुआ है इसमें, डस्ट एंड स्मोक भी मिला हुआ है इसमें। समझ रहे बात को? तो ये मत समझिएगा कि हवा मतलब केवल ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं। हवा का मतलब बहुत सारे मतलब हवा का मतलब बहुत सारे गैस, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है ना, मीथेन भी हो सकता है, बहुत सारे गैस हो सकते हैं। ठीक है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो कोई बोले कि बताओ क्या हवा में केवल एक ही प्रकार का गैस है क्या? नहीं, बहुत सारे गैसेस इसमें हो सकते हैं। ठीक है, आगे
द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एयर आर एज फॉलोज। तो लेकिन देखो, हवा में गैस तो बहुत सारे मिले हुए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हवा में मिला हुआ है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिला हुआ तो बहुत कुछ है, अलग अलग प्रकार के गैसेस है, कम से कम 10-20 अलग अलग प्रकार के गैसेस में मिले हुए हैं, लेकिन सभी के बारे में नहीं पढ़ना हम लोगों को, उनके बारे में पढ़ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला आपका जो इसमें मिला हुआ है वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब हुआ सिंपल सा, पानी का बहुत ही छोटा छोटा बूंद, इतना छोटा कि आप उसको देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ जब वो आपके चेहरे से टकराता है तो आपको लगता है कि एक ठंडापन है ना, आपको लगता है कि पानी मेरे मुंह से आके टकरा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब भयंकर बारिश होता है, बारिश के बाद आप कभी बाहर निकलिए, चलो बारिश छोड़ो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं जाड़ा का समय। जाड़े के समय में जब बहुत कुहासा रहता है तो आप उस समय पर रोड पे निकलिए, क्या आपके मुंह से एकदम ठंडा ठंडा हवा टकराता है? आपको लगता है ना कि सीधा पानी ही टकरा रहा है मेरे मुंह से, वही होता है वाटर वेपर, ठीक ना। हालांकि ये होता तो है पानी, लेकिन ये हवा में क्या करता रहता है, उड़ता रहता है, इसीलिए हम लोग इसको एयर में ही इंक्लूड कर देते हैं कि हाँ हवा में ये भी मिला हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ देखो, एयर कंटेन्स वाटर वेपर। तो हवा में क्या मिला रहता है बताओ जल्दी, वाटर वेपर मिला रहता है। अच्छा, क्या ये वाटर वेपर कोई गैस है क्या? नहीं, ये एक्चुअली है क्या पता है, पानी है, लेकिन इतना हल्का होता है, इतना छोटा होता है कि हवा में उड़ता रहता है, इसीलिए हम लोग इसको एयर के साथ ही कहीं गिन लेते हैं कि हाँ भैया एयर में ये भी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो पहला चीज जो एयर में मिला हुआ है वो है आपका वाटर वेपर, ठीक है। आगे, when air comes in contact with a cool surface it condenses and drops of water appears on the cooled surface। अच्छा, इसका ना सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको देते हैं। कई बार क्या होता है ना, जब हवा ठंडे चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तो उसके आजू बाजू आपने कभी गौर किया है, पानी का ड्रॉप दिखने लग जाता है। एग्जांपल आपको बताते हैं, कभी आप स्टील के गिलास में बिल्कुल फ्रिज का पानी निकाल के रखिए, एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक ना। आप स्टील के गिलास में फ्रिज का पानी निकाल के रखिए ठंडा वाला, उसके 1-2 मिनट के बाद आप देखिएगा गिलास के बाहर चारों तरफ ड्रॉप जमा हो जाता है पानी का। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि चारों तरफ क्या प्रेजेंट है बताओ, वाटर वेपर प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल, भाप से भी होता है, समझ बात को। तो ये एग्जाम्पल है, मतलब ये दर्शा रहा है कि गिलास के बाहर चारों तरफ पानी का ड्रॉप इसलिए जमा हुआ क्योंकि आजू बाजू क्या था हमारे रूम में, पूरा रूम में क्या फैला हुआ था बताओ, वाटर वेपर फैला हुआ था। अच्छा बताइए, वाटर वेपर सबसे ज़्यादा आपके आसपास कब होता है, गर्मी में या जाड़ा में? जाड़ा में। गर्मी में क्यों नहीं होता है? क्योंकि गर्मी में हमारा माहौल इतना गर्मा हुआ रहता है, आसपास का टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि सारा वाटर वेपर एवोपरेट हो जाता है, आसमान में चला जाता है। लेकिन जाड़े के समय में सबसे ज़्यादा वाटर वेपर आपको आसपास देखने को मिलता है, और चूंकि जाड़े के समय में जल्दी सूरज भी नहीं निकलता है, सनलाइट भी नहीं मिलता हम लोग को देखने, कई बार तो सप्ताह तक देखने को नहीं मिलता सनलाइट, है ना। इसी के वजह से आसपास आपके ज़्यादातर वाटर वेपर जाड़े के समय में होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था, अगला पॉइंट है इसमें हमारा, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। ये जो हवा में वाटर वेपर मिला हुआ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है किस चीज़ के लिए? वाटर साइकिल के लिए। वाटर साइकिल हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, कि पहले बादल का पानी ज़मीन पे आएगा, फिर ज़मीन से पानी कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा, फिर नदी का पानी समुद्र में जाएगा, फिर समुद्र के ऊपर सनलाइट पड़ेगा, पानी एवोपरेट होकर पूरा दोबारा बादल में चला जाएगा, फिर बादल से ज़मीन पे आएगा। इस तरीके से हमारा वाटर साइकिल चलता रहता था। तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कौन करता है? आपका वाटर वेपर भी रोल प्ले करता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पहला वो चीज़ जो कि हवा में मिला हुआ रहता है, घुला हुआ रहता है। दूसरा है ऑक्सीजन, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि देखो पानी यदि आपको 1 घंटा ना मिले ना तो आप जिंदा रह लेंगे, आराम से रह लेंगे। मान लीजिए आपको पानी बहुत प्यास लगा हो और आपको पानी 1 घंटा तक ना मिले, आप जिंदा रह लोगे, मतलब आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 1 घंटा तक ऑक्सीजन ना मिले तब तो फिर आपका ज़िंदगी चल जाएगा पूरा। 1 घंटा क्या, मुश्किल से यदि 5 मिनट तक सांस यदि नहीं मिलता हम लोगों को तो कितना घुटन होने लगता है हम लोगों को। 5 मिनट छोड़ो ना, आप 1-2 मिनट तक के लिए, हालांकि बहुत लोग 1-2 मिनट तक सांस रोक लेते हैं, उसका बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन 1-2 मिनट तक के लिए यदि आपको ऑक्सीजन ना मिलता है तो आपका क्या हाल होता है आपको पता है ना। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर इसमें क्या लिखा हुआ देखा जाए, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन द बर्निंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अच्छा एक बात बताइए, जब भी हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं वो क्यों जलता है बताओ? इसलिए जलता है क्योंकि हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है पता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और किसी भी चीज़ को जलने में मदद कौन करता है?
ऑक्सीजन ही करता है। तो ऑक्सीजन हम लोगों को बहुत तरीके से मदद करता है, सांस लेने में भी मदद करता है, चीज़ों को जलाने में भी मदद करता है, अलग अलग चीज़ों में ऑक्सीजन हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, आगे ऑक्सीजन विच constitutes about 21% ऑफ एयर इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली फॉर रेस्पिरेशन। इस हवा में पूरे के पूरे एयर में 21% ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पूरे एयर में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? 21% है। ये कुछ ऐसे MCQ टाइप में क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। तो पूरे एयर में ऑक्सीजन का मात्रा कितना हुआ? 21% हुआ। ठीक है, इस बात को आप, हाँ नाइट्रोजन का 78 है, नाइट्रोजन का आगे हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नाइट्रोजन ही है हमारा, देख लेते हैं। नाइट्रोजन विच मेक्स अबाउट 78% ऑफ एयर इज नॉट यूज्ड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात यहाँ पे समझिए, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं, प्लांट भी करता है, एनिमल भी करता है, सब कोई करता है। लेकिन यदि थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन एयर में कितना परसेंट है पता है? 78% है। इज नॉट यूज्ड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, हवा में नाइट्रोजन का मात्रा 78% भले ही है, लेकिन हम ह्यूमन बींग या फिर एनिमल नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है पता है? प्लांट इसका इस्तेमाल करता है। मतलब हम ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन, लेकिन प्लांट सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल करता है? नाइट्रोजन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे, नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ऑक्सीजन सपोर्ट करता है किसी चीज़ को जलने में, लेकिन नाइट्रोजन किसी चीज़ को जलने में सपोर्ट नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक चीज़ आपने गौर किया, हवा में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। इन दोनों को यदि ऐड किया जाए तो कितना हो गया? 99% हो गया। मतलब एयर में 99% केवल यही दोनों चीज़ मिला हुआ है। फिर 1% हमारा क्या हुआ पता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, डस्ट एंड स्मोक हो गया। सोचो, केवल 1% में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और उसके बाद फिर आपका वाटर वेपर भी आता है, डस्ट एंड स्मोक भी आता है, लेकिन 99% चीज़ें केवल दो ही को आ जाता है हमारा। पहला नाइट्रोजन जो कि 78% है और ऑक्सीजन जो कि 21% है। क्या? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है कि सर फिर भी मतलब जब भी फिर भी सर जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इतना कम है तो फिर भी ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? देखो, ये सोचने वाली बात है कि 1% में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब है गर्मी लगना, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना। हाँ, मतलब एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो गया आपके आसपास का टेम्परेचर क्या कर जाना? बढ़ जाना। सोचो, 1% में आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बावजूद इतना गर्मी लगता है। सोचो, वही यदि 5-6% हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इन्वायरमेंट में, सोचो हमारा फिर क्या हाल होगा। हम लोग तो बैठे बैठे जल के खत्म हो जाएंगे। तो 1% जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि वो भी 1% एग्जैक्ट नहीं है, उसमें भी आपका डस्ट एंड स्मोक भी है, वाटर वेपर भी है, 0.03% के आसपास है। सोचो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बावजूद इतना गर्मी हम लोग को लगता है। जिस दिन 1% हो गया या फिर 2%, 3% कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो गया, उस दिन हम लोग जल के खाक हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है प्लांट लगाओ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट इस्तेमाल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता है। प्लांट कम रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कौन करेगा भाई? कोई नहीं करेगा। तो उसका भुगतना किसको पड़ेगा? फिर हम लोग को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है ना कि प्लांट लगाओ। प्लांट लगाओगे तभी जाकर प्लांट क्या इस्तेमाल करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेगा और आसपास गर्मी बहुत कम रहेगा, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन के बारे में। अगला हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। एक काम करते हैं हम लोग, ये टॉपिक चूँकि थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और डस्ट एंड स्मोक के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। थोड़ा सा हमको याद दिलाते हैं। टॉपिक था हमारा व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, मतलब हवा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और हमने कहा था कि हवा में बेसिकली 5 चीज़ मिला हुआ होता है। पहला था हमारा वाटर वेपर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले क्लास में। उसके बाद था ऑक्सीजन, ये भी हम लोग जान चुके हैं, और नाइट्रोजन, ये भी हम लोग जान चुके हैं, है ना। चौथा नंबर पे था कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। और डस्ट एंड स्मोक था 5वें नंबर पे, ये भी हम लोग अभी पढ़ के ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। और हमने कहा था पिछले क्लास में कि ये टॉपिक चूँकि थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 2 हिस्से में इस टॉपिक को डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था
कि एयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। कितना हुआ इन दोनों को जोड़ देंगे तो 99% हो गया। अब बचा 1%। 1% में हमारा आता है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक, ये सब हमारा 1% में ही आता है। तो डस्ट एंड स्मोक, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, पहला पॉइंट इसमें है कि कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। मतलब हमारे आसपास जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत कम होता है, बहुत कम। समझ रहे बात को, 0.0 कुछ होता है, बहुत कम होता है। 1% भी ये अच्छी तरीके से नहीं है। उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब प्लांट और एनिमल क्या इस्तेमाल करता है, ऑक्सीजन, और छोड़ता क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आप लोगों में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, जिनको लगता होगा कि प्लांट केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। प्लांट भी ऑक्सीजन उसी तरीके से इस्तेमाल करता है जिस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे बात को, मतलब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ऑक्सीजन वो भी इस्तेमाल करता है, ऑक्सीजन हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट में आसपास। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड तो इस्तेमाल करता ही है, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन भी इस्तेमाल करता है, लेकिन जितना वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है उससे कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर देता है हम लोगों के लिए। समझ रहे बात। लेकिन हम लोगों का यदि केवल बात करें ह्यूमन बींग का और एनिमल का, तो ये लोग क्या इस्तेमाल करता है भाई, ऑक्सीजन, और छोड़ता है क्या है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला है हमारा इसमें, प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस। तो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ये सब का सब ऑक्सीजन, सॉरी, प्लांट हो एनिमल हो, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग चीज़ों को जलाने के लिए भी करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं, प्लांट भी करता है, चीज़ों को जलाने के लिए भी हम लोग करते हैं। और जब भी हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। जैसे लकड़ी हम लोग जलाते हैं, धुआं गाड़ी का जो होता है, इन सभी से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक का मतलब सिंपल सा है, स्मोक का मतलब आप जानते हैं धुआं होता है ना। स्मोक का मतलब हो गया एक तरीके से धुआं, और डस्ट का मतलब हो गया एक तरीके से गंदा, धूल आप बोल लो, एक तरीके गंदगी बोल लो। हाँ, जैसे हवा, जैसे गाड़ी चलता है तो गाड़ी के साथ जब गाड़ी चलता है ना, उसके साथ कुछ धूल उड़ता है, वही हो गया हमारा डस्ट। और स्मोक का मतलब आपको पता है एक तरीके का धुआं। ये सब भी किस में मिला रहता है बताओ, एयर में मिला रहता है ना। आगे तो वही इसमें लिखा हुआ है कि द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। मतलब जब हम लोग किसी प्रकार का फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल का मतलब हो गया जिससे हमको हीट और लाइट मिले। जैसे फ्यूल में हमारा क्या कहा जाएगा भाई, डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, केरोसिन आएगा, कोयला आएगा, ये सब क्या है हमारा फ्यूल है। एलपीजी आएगा, ये सब क्या है, फ्यूल है। तो ये सब चीज़ जब जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक, यानी कि धुआं प्रोड्यूस तो करता ही है। हाँ, एयर ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल। देखो हवा में क्या है ना, आपको एक बात बताते हैं। आपका सवाल है कि सर एयर ट्रांसपेरेंट कैसे है जबकि इसमें धूल भी है, स्मोक भी है। हाँ पूछो, क्या सवाल है फिर। एयर ट्रांसपेरेंट होता है, हाँ, लेकिन स्मोक तो मतलब आंखों से खुला होता है, तो वो आंख से दिखता है, हाँ, तो वो एयर लगती है। नहीं देखो, ये मत समझो कि स्मोक हमारा एयर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मोक एक तरीके का धुआं है जो कि हवा में मिला हुआ है। स्मोक कोई हवा मत समझ लो। अच्छा, जैसे मान लो यदि हम इसको स्मोक को हवा मानते, तब तो हम धुआं भी सांस ले सकते थे। क्या सांस ले पाते हैं धुआं को, नहीं ले पाते। इसका मतलब हुआ कि आप स्मोक को हवा मत समझो, एयर मत समझो जो कि हम लोग सांस ले पा रहे, नहीं। स्मोक एक तरीके का हानिकारक चीज़ है जो हमारे बॉडी के लिए फिट नहीं है। समझ रहे बात को। एक्चुअली में तो हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन ये धुआं हो गया, धूल हो गया, ये सब हवा में जाके मिल जाता है जो हमारे ऑक्सीजन के क्वालिटी को ख़राब कर देता है। ये इसको आप ऐसे समझो, ठीक है ना। धुआं को एयर मत समझना, बिल्कुल नहीं। यदि धुआं एयर होता तब तो इस पृथ्वी पर कभी हम लोग को ऑक्सीजन का कमी नहीं पड़ता। ऑक्सीजन का कमी पड़ता, धुआं जला लेते, ऑक्सीजन का पूरा हो जाता है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मोक अलग चीज़ है और एयर हमारा अलग चीज़ है। ठीक है, आगे smoke contains a few gases and fine dust particles and is often harmful। तो ये जो स्मोक होता है यानी कि जो धुआं होता है, इसमें कुछ गैस मिला हुआ होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल मिला रहा था। डस्ट पार्टिकल का मतलब कुछ गंदगी मिला रहा था जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही
हानिकारक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जहाँ पे धूल ज़्यादा उड़े वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपके लंग्स में ऑक्सीजन के साथ यदि धूल चला गया तो आपके लंग्स को ये क्या कर देगा, जाम कर देगा, और आने वाले समय में आपको दमा का प्रॉब्लम हो सकता है, अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ कुछ महिला या फिर पुरुष ऐसे होते हैं जिनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके लंग्स में जाकर धूल ये सब बैठ गया है और उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इसीलिए जब भी धूल वाले इलाके पे जाइए, धुआं वाले इलाके में जाइए, तो कम से कम मास्क जरूर पहन लीजिए, तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे, डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। हवा में हमेशा डस्ट पार्टिकल तो दिखता ही है, मतलब कहीं पर कम हो कहीं पर ज़्यादा हो, लेकिन होता जरूर है। डस्ट पार्टिकल का मतलब सिंपल से क्या हो गया, धूल एक तरीके से, है ना। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि हवा में धूल हर बार एक ही जैसा रहता है कि कभी घटता है कभी बढ़ता है? मतलब क्या हर समय धूल हवा में बराबर रहता है? बिल्कुल नहीं। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, दिन के समय में हवा में धूल बहुत मिला रहता है। क्यों? क्योंकि दिन में गाड़ी बहुत चलता है। रात के समय में गाड़ी का संख्या क्या हो जाता है चलने का, कम हो जाता है। चलता है, रात में भी गाड़ी है, लेकिन उसका संख्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि रात में ऑफिस लोगों को जाना है नहीं, घूमना फिरना है नहीं, तो रात में अधिकतर क्या चलता है, जिसको ट्रैवल करना होता है दूर, वो केवल चलते हैं, या फिर बड़े बड़े ट्रक देखते हैं आप, रात में चलता है अधिकतर। तो समय, पहला बात, हर समय एयर में डस्ट पार्टिकल बराबर नहीं होता है। दिन में ज़्यादा होता है धूल का मात्रा हवा में, तो रात में कम होता है। उसी प्रकार से क्या हर जगह पर धूल का मात्रा सेम रहेगा हवा में? बिल्कुल नहीं। जैसे गांव है, क्या गांव में, गांव वाले इलाके में धूल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उधर गाड़ी बहुत कम चलता है। लेकिन आपको वही शहर है, शहर में तो भाई हवा में बहुत धूल देखने को मिलेगा। तो धूल का मात्रा यानी कि डस्ट पार्टिकल का मात्रा समय पे भी डिपेंड करता है और जगह पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आगे, वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रेथ थ्रू एयर नॉस्ट्रिल्स। मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं अपने नाकों से, नॉस्ट्रिल का मतलब यहाँ पे नाक है, सिंपल सा। तो हम लोग सांस कैसे लेते हैं भाई? नाक से लेते हैं। अच्छा, सांस तो हम लोग मुंह से भी लेते हैं, लेकिन मुंह से सांस लेना बहुत ही गलत है। मुंह से सांस कभी नहीं लेना चाहिए। हमेशा सांस कहाँ से लेना चाहिए? नाक से। वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपके नोज में प्रेजेंट होता है हेयर, बाल प्रेजेंट है, हेयर, जो करता है क्या पता है, आपके सारे के सारे डस्ट पार्टिकल को आपके बॉडी में अंदर जाने से वहीं पे रोक देता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, शौक के लिए नाक का बाल काट लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फालतू में नहीं है, वो आपके ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करने का काम करता है। जितने भी ऑक्सीजन के साथ धूल मिट्टी सब अंदर जाना होता है उसको वहीं पे रोक देता है, और जब हम लोग नाक साफ करते हैं तो सारा चीज़ बाहर निकल जाता है। हाँ, म्यूकस, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, बताते हैं। अगला पॉइंट हमारा वही है, देखो, फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेयर तो आपको समझ में आता है, नाक में बाल प्रेजेंट है, हमको पता है। म्यूकस एक प्रकार का ऐसा चीज़ है आपके नाक के अंदर जो आपके डस्ट पार्टिकल को लिक्विड प्रोवाइड करता है, गीलापन। जैसे हम लोग कई बार नाक साफ करते हैं अपना, तो लिक्विड बाहर निकलता है, तो क्या उसमें अपने आप पानी आ गया? नहीं, वो जो लिक्विड आया ना, वो किसके वजह से आता है पता है? म्यूकस के वजह से आता है। मतलब हमारा नाक यहाँ पे बहुत ही दो अच्छा काम करता है हमारे ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करने में। पहला, हेयर का काम समझते हैं। हेयर क्या करेगा? सारे धूल मिट्टी को आपके नाक में ही रोक देगा, अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, अब जो धूल मिट्टी आपके नाक में जमा हुआ है उसको लिक्विड प्रोवाइड कर देता है कौन? म्यूकस। आपके म्यूकस एक ग्लैंड होता है, आपके नाक में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, म्यूकस क्या प्रोवाइड कर दिया उस धूल मिट्टी को? बताओ, लिक्विड प्रोवाइड कर दिया। अब वो धूल मिट्टी क्या बन गया आपका? एक तरीके से लिक्विड बन गया। जब हम लोग नाक साफ करते हैं तो हमारे नाक से लिक्विड ही बाहर निकलता है। तो ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी भी नाक के बाल को नहीं काटना चाहिए। वो शौक के चलते हो सकता है कि आपको आने वाले समय में रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत हो जाए, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाए, इसलिए सब काम नहीं करना चाहिए। तो क्या हेयर और म्यूकस का दोनों काम समझ में आया क्या होता है? हेयर आपका काम करता है धूल मिट्टी को रोकने का, और म्यूकस काम करता है धूल मिट्टी को लिक्विड प्रोवाइड करने का, गीलापन देता है, और वही गीलापन हमारा नाक से बाहर निकलता है जब हम नाक साफ करते हैं। ठीक है, आगे, हाँ, म्यूकस लिक्विड ही प्रोवाइड करता है धूल मिट्टी को जो हमारे नाक में जमा हो गया है। नहीं,
म्यूकस एक ग्लैंड है, मतलब कि वो एक सिस्टम एक तरीके का हमारे नाक में, जो कि म्यूकस नाम है, और म्यूकस प्रोवाइड करता है लिक्विड, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। उस लिक्विड को ही म्यूकस नहीं कहते हैं, म्यूकस प्रोवाइड करता है लिक्विड, समझ रहे बात को। चलो आगे। एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दीज टू गैसेज टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। ये तो हम लोग पिछले वाले क्लास में भी जान चुके हैं कि हवा में ज़्यादातर जो मात्रा है वो दो ही गैस का है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, ठीक है। इन दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो 99% आपका हो जाएगा। और जो 1% हमारा बचा उसमें हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, ये सब, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आ जाता है हमारा उसमें। आगे, द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। तो 99% तो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही हो गया। 1% जो बचा उसमें हमारा आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर से कुछ अलग अलग प्रकार के गैसेस भी होते हैं, वाटर वेपर हो गया, फिर से डस्ट एंड स्मोक हो गया, ये सब हमारा उसी 1% में आता है। चलिए, इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक ना। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। इसके पहले तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या उसमें से किसी को भी कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। और आज का टॉपिक हम लोग ये डिस्कस करेंगे, इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस तरीके से एनिमल और प्लांट को ऑक्सीजन मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट ज़मीन पे रहता है, मिट्टी पे, और एनिमल भी मिट्टी पे रहता है, लेकिन कुछ एनिमल हमारे पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल जिसको हम लोग कहते हैं। तो इन सभी को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? देखो, जो चीज़ ज़मीन के ऊपर है, जैसे हम हो गए, जानवर हो गया, प्लांट हो गया, इन सबको ऑक्सीजन आराम से मिल जाता है। लेकिन उसका क्या, जो एनिमल पानी के नीचे है, मतलब मछली का, उसका क्या, उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। चलिए शुरू किया जाए। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन वी हीट दी वाटर द एयर डिजोल्व इन इट एस्केप्स। देखो, एक बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहे हैं। पानी में ना ऑक्सीजन पहले से ही मिला रहता है, पानी में ऑक्सीजन पहले से ही मिला रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका इतना बड़ा समुद्र आपको दिखता है, ओशन, सी, ये सब क्या है? पानी है। और इन पानी में ऑक्सीजन पहले से ही क्या है? घुला हुआ है, मिला हुआ है। तो जब इस पानी को हम लोग बॉयल करते हैं ना, बॉयल मतलब इस पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं, तो सारा का सारा ऑक्सीजन यानी कि एयर हवा में उड़ जाता है। इसलिए कभी आप गौर करना, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलता है ना। तो ये यहाँ पे दर्शा ये रहा है कि हमारे पानी में एयर पहले से मिक्स रहता है, और जब हम लोग उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं पानी को, तो सारा का सारा हवा पानी से निकल के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। आगे, द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो जो एनिमल, मतलब एक्वेटिक एनिमल का बात हो रहा है, जो कि पानी में रहते हैं, जैसे जानवर, मछली हो गया, शार्क, व्हेल, ये सब हो गया हमारे। तो ये सब जो पानी में रहता है ना, तो पानी में जो पहले से ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसी ऑक्सीजन का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमारा बॉडी और पानी में रहने वाले जानवर का बॉडी बिल्कुल अलग है। हम लोग पानी में जाके सांस नहीं ले सकते हैं। सांस लेना भी चाहेंगे तो ना के बदले आपके बॉडी में पानी चल जाएगा, और हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं, या फिर कुछ आपको खतरा भी हो जाए, है ना। लेकिन मछली का, एक्वेटिक एनिमल का इतना अच्छा बॉडी का डिजाइन किया गया नेचर के द्वारा कि वो लोग पानी में रहते हुए भी ऑक्सीजन ले लेता है अपने बॉडी के अंदर। सोचो कितना, इतना खतरनाक सिस्टम उन लोगों के बॉडी का बनाया गया है। तो मछली, ये लोग जो है ऊपर सांस लेने के लिए नहीं आते हैं, वो तो पानी में ही सांस ले लेता है। हाँ, कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल हैं जो सांस लेने के लिए ऊपर, पानी के ऊपर आता है, ठीक ना। लेकिन अधिकतर जो मछली है वो पानी के नीचे ही सांस ले लेता है, और वो ऑक्सीजन बेसिकली जो पानी में डिजॉल्व है, जो घुला हुआ है, उसी को वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हम लोग कर पाएंगे? नहीं। जब भी हम लोग पानी के नीचे जाते हैं तो हम लोगों को सांस लेने में बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन या फिर कई बार आप लोग देखते होंगे कि जो पानी के नीचे जाते हैं, जो कुछ रिसर्च करने के लिए जाता है या फिर कुछ खोजने के लिए जाता है, तो आप गौर करेंगे कि वो एक मास्क पहनता है, पूरा सिलेंडर टाइप, उसके पीठ के पीछे सिलेंडर आता है एयर वाला, उसके बाद एक मास्क लगाता है, पूरा टोपी भी पहनता है, चश्मा वश्मा पहनता है, उसके बाद फिर वो नीचे जाता है। तो वो एक तरीके से प्रोटेक्शन है, ताकि आप पानी के नीचे भी क्या ले सके? सांस आराम से ले सके। लेकिन हाँ, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे,
When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. अच्छा, कभी आपने गौर किया है, जब भी हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं ना, तो मिट्टी में ना बबल्स उठता है। बबल्स मतलब बुलबुला टाइप उठता है। कभी आपने ये चीज़ गौर किया है? जहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं तो मिट्टी के बीच बीच कहीं कहीं पर होता है खाली जगह, और उस खाली जगह में क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। तो जैसे हम पानी डालते हैं, उस खाली जगह में जो एयर था उसमें क्या चल जाता है? पानी चला जाता है, और वो एयर ऊपर आ जाता है किस रूप में? बबल्स के रूप में। तो कभी आप लोग गौर करिएगा, जब भी हम लोग मिट्टी में, मतलब मान लीजिए, इमेजिन करो कि आपने एक नया नया पौधा लगाया है और उस नए पौधे के चारों तरफ आपने मिट्टी जमा कर दिया। 2 दिन के बाद आप उसमें पानी देने के लिए जाइए, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका पानी नीचे जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे बबल्स उठेगा। बबल्स मतलब बुलबुला टाइप उठेगा वहाँ पे। इसका साफ मतलब है कि मिट्टी के बीच में क्या था? स्पेस खाली था, और उस स्पेस में क्या भरा हुआ था? हवा। जैसे हमने पानी डाला, उस खाली जगह में पानी गया और वो हवा ऊपर आ गया। किस रूप में? बबल्स के रूप में, है ना, यानी कि बुलबुला टाइप के रूप में। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारा। तो प्लांट को पानी इस तरीके, मतलब प्लांट को ऑक्सीजन इस तरीके से मिलता है, और एनिमल को तो ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने का, वो पानी में ही ले लेता है। एक्वेटिक एनिमल का बात कर रहे हैं खास करके, जो मछली ये सब है। ठीक है, उसके बाद the organisms that live inside the soil and the plant roots respire in this air. तो जो जानवर यानी कि एक्वेटिक एनिमल पानी के नीचे रहता है, वो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है जो ऑक्सीजन पानी में पहले से ही डिजॉल्व है, मिला हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि बात करें हम लोग अपने प्लांट का, तो प्लांट ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करता है? बबल्स के रूप में। ठीक है, जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि मिट्टी में पानी डालने से हमारा वहाँ पे हवा बाहर निकलता है बबल्स के रूप में, और उसी बबल्स को, बबल्स क्या एक तरीके का ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, और उस बबल का वो बबल्स गैस के रूप में प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, आगे A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in this soil. अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा बात है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका चूहा। जमीन में चूहा बहुत लंबे लंबे छेद करता है, होल बना देता है ना। वो होल पता है किस लिए बनाता है? सबसे पहला बात तो अपने सुरक्षा के लिए, मतलब अपने रहने के लिए वो होल बना लेता है। लेकिन वही होल जो उसके सुरक्षा के लिए है, वही होल कई बार उसके मौत का कारण भी बनता है। पता है क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, सांप कभी भी अपना होल नहीं बनाता है, वो दूसरे के होल में जाके छिपता है। तो जो होल चूहा बनाया है और उस होल में पहले से चूहा जाके रह रहा है, बगल से सांप जाएगा अंदर और अंदर ही उसको दबोच के खा लेगा वहाँ पे। तो सोचो, चूहा अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसी का नुकसान हो गया। तो कई बार ऐसा होता है, और कई बार तो उस होल में पानी भरने की वजह से चूहा का मौत वहीं पे हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हाउएवर व्हेन इट रेन्स हैवीली वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन दिस सॉइल। तो कई बार क्या होता है ना, भयंकर बारिश होने के वजह से उस होल में, चूहे के होल में, चूहे के बिल में पूरा का पूरा पानी भर जाता है, और पानी भरने के वजह से चूहा बाहर निकल नहीं पाता है बड़ा जल्दी से, वो उधर ही अंदर ही मर जाता है। ठीक ना। तो यह ध्यान रखेंगे कि जो होल चूहा अपने सुरक्षा के लिए बनाया था, वही कई बार उसके मौत का कारण भी बन जाता है। ठीक है, या तो सांप आगे काट लेगा उसको अंदर में, या फिर पानी भर जाएगा तो पानी की वजह से उसका मौत हो सकता है। तो किसी भी तरीके से उसका मौत हो सकता है, और होता भी है। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन दिस सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन मान लीजिए कि समय उसके पास है, चूहे के पास बाहर निकलने का, तो वो बाहर निकल के अपना सांस ले लेता है, ज़िंदगी बचा लेता है। यदि नहीं, तब तो फिर उसका अंदर ही अंदर पूरा जान चला जाता है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का, वो होगा हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। तो इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्या है इसमें बोला जा रहा है ना कि इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस तरीके से रिप्लेस होता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल करता है? प्लांट। और प्लांट जो छोड़ता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन। उसको इस्तेमाल कौन कर लेता है? हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यानी कि एनिमल के बीच में और प्लांट के बीच में लगातार ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है ना। तो इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है।
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कोई बता सकता है क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना भोजन अपने से बना लेता है और ऑक्सीजन हम लोगों को जो देता है वो ऑक्सीजन ये किसके थ्रू बनाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनाता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस एक प्लांट का ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये अपना भोजन अपने से बनाता है और ऑक्सीजन हम लोगों को दे देता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन फोटोसिंथेसिस में इसको भोजन बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो क्या है पता है? पहला है वाटर, ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। ठीक है, ये 4 चीज़ इसको चाहिए, तब जाकर ये अपना भोजन अपने से बना लेता है प्लांट, और बदले में हम लोगों को देता है क्या है भाई? ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, आगे प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम। अच्छा, हम लोग बचपन से क्या जानते आ रहे हैं? हम लोग बचपन से जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्लांट केवल इस्तेमाल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ऑक्सीजन भी इस्तेमाल करता है प्लांट, लेकिन जितना वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है उससे कई गुना ज़्यादा वो ऑक्सीजन हम लोगों को दे देता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक ना? तो ऐसा मत समझिएगा कि ऑक्सीजन केवल हम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, एनिमल या फिर हम ह्यूमन बींग नहीं। ऑक्सीजन का इस्तेमाल प्लांट भी करता है, बस फर्क ये है कि प्लांट जितना ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग को वो बदले में दे देता है, प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, आगे इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। ये तो बिल्कुल सही बात है, एनिमल जो है वो प्लांट के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, आगे द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हमेशा बराबर क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं प्लांट उसका इस्तेमाल कर लेता है, और प्लांट जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इस्तेमाल कर लेता है प्लांट, प्लांट छोड़ता है ऑक्सीजन, इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारे और प्लांट के बीच में क्या बन गया? एक साइकिल बन गया है कि नहीं? तो जब ये साइकिल बन ही गया है तो बताओ क्या प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? बिल्कुल डिपेंड है कि नहीं? मतलब प्लांट को चाहिए एनिमल से क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल को क्या चाहिए? प्लांट से ऑक्सीजन चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इस तरीके से हमारा इस इन्वायरमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा दोनों हमेशा बराबर रहता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, क्यों कहा जाता है कि पौधा मत काटो? क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान लीजिए ये पौधा काट दिया गया तो ऑब्वियस ही बात है प्लांट और एनिमल के बीच का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसका भुगतना किसको पड़ेगा? फिर हम लोग को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यदि तुम पेड़ नहीं लगा सकते हो तो कम से कम काटो भी मत। लगाओ तो और बढ़िया है, लेकिन यदि नहीं लगा पा रहे तो कम से कम काटो भी नहीं तो समस्या हम लोग को हो जाएगा। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है, चलिए प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड हमसे, और हमको चाहिए ऑक्सीजन किससे? प्लांट से। तो दोनों को एक दूसरे का जरूरत है, दोनों को दूसरे का जरूरत है। इस तरीके से हमारा साइकिल चलते रहता है और हमारा काम बनता रहता है। चलो, इस तरीके से हमारा खत्म हुआ। उसके बाद यदि आप एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा खोल के अच्छी तरीके से देखेंगे ना, उसमें विंड मिल के बारे में बात हुआ है। यदि आपके पास एनसीईआरटी के अलावा कोई और भी बुक है तो उसमें भी विंड मिल है, बहुत बड़ा पंखी टाइप होगा उसमें, आप देखिए ध्यान से, है एक बहुत बड़ा पोल होगा, उसमें पंख मतलब फैन टाइप लगा होगा, उसी को हम लोग कहते हैं विंड मिल। अब ये विंड मिल क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। देखो, द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। आपको दिख रहा है आपके बुक में, एनसीईआरटी में भी है, एक लंबा सा पिलर है, मतलब पाइप है, और उसके ऊपर पंख लगे हुए हैं। पंख मतलब एक तरीके से जैसा फैन में होता है ना, वैसा लगा हुआ है। तो वो जो घूमता है वो किसके वजह से घूमता है भाई? विंड के वजह से घूमता है। ओके, और वो जो पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है वो मशीन टाइप जो है, पंखा टाइप, उसी को हम लोग कहते हैं विंड मिल। ओके, आगे द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड टू टर्न फ्लोर मिल्स। पहले के समय में उस विंड मिल का इस्तेमाल हम लोग करते थे कुआं से पानी निकालने के लिए। मतलब उसमें ना हम लोग बाल्टी लगा देते थे, पंखा घूमता था, बाल्टी कुआं में जाता था और पानी लेकर वो फिर ऊपर आ जाता था, फिर पानी ऊपर नीचे गिरता था। इस तरीके से हमारा ये चलता रहता था। मतलब पहले के समय में हम लोग विंड मिल का इस्तेमाल कुआं से पानी निकालने के लिए करते थे और आटा का चक्की चलाने के लिए करते थे।
लेकिन आज के ज़माने में हम लोग विंड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए। मतलब जब आपका वो पंखी घूमेगा तब आपका बिजली बनेगा। अब सवाल है कि सर पंखी घूमने से बिजली कैसे बनता है? नहीं, आपको देखने में क्या बोलो सिंपल लग रहा है, उसके अंदर मेन काम हमारा है, उसके अंदर ना जनरेटर लगा रहता है, समझ रहे बात को, पंख लगा रहता है, टरबाइन जिसको हम लोग कहते हैं। तो जब वो पंखी घूमता है हमारा बैटरी ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो चार्ज होता रहता है, और जब एक बार बैटरी चार्ज हो जाता है तो पूरे के पूरे गांव में बिजली पहुंचाया जाता है। और हमारे, हाँ बोलो। सर ऐसा कई बार काम कुछ ज़्यादा ही होता है। नहीं देखो, जनरली ये विंड मिल हर गांव में होता नहीं है, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ रही है बात। ये विंड मिल का सिस्टम हर जगह पर नहीं होता, कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, क्योंकि इसको सेट करने में पैसा बहुत लगता है, बहुत खर्च आता है ये, इसलिए ये हर जगह पर देखने को नहीं मिलता। तो पहले के ज़माने में विंड मिल का इस्तेमाल हम लोग पानी निकालने के लिए, आटा का चक्की चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के ज़माने में विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के ज़माने में हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करने के लिए करते हैं? बिजली बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ऊपर से देखने में केवल आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसका जो मेन काम है उसके अंदर है, पाइप के अंदर है ना, उसमें बैटरी ये सब लगा रहता है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ग्लाइडर्स, पैरासूट्स एंड एरोप्लेन। देखो हवा ही वो चीज़ है ना, मतलब हवा के वजह से ही ना हमारा नाव चलता है। ग्लाइडर मतलब जो लोग ग्लाइड करते हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर पे चढ़ के नीचे गिरते हैं पैरासूट लगा के, ये हो गया। फिर एरोप्लेन, ये सब किसके वजह से चल पा रहा है बताओ? हवा के वजह से चल पा रहा है। और विंड मिल भी किसके वजह से चल रहा है? हवा के वजह से चल रहा है ना। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। पक्षी हो गया, चमगादड़ हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब क्यों उड़ पाते हैं? क्या केवल पंख है इसलिए उड़ पा रहे हैं? नहीं, हमारे आसपास हवा फैला हुआ है इसलिए उड़ पा रहा है। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। मतलब यहाँ पे बात हुआ है पॉलन ऑफ फ्लावर्स का मतलब यहाँ पे है कई बार हवा के वजह से ही एक पेड़ का छोटा सा दाना उड़ के कहीं दूसरे जगह पे जाके गिर जाता है और वहीं पर उसका पौधा नया निकल जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि एक फूल का पेड़ यहाँ पे है तो दूसरा फूल का पेड़ वहाँ पे है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा 2-3 वजह से हो सकता है। या तो हम खुद उसको लगाए होंगे वहाँ पे, या फिर एक पौधे का बीज हवा से उड़ते हुए दूसरे जगह पे जाके गिर गया, वहाँ पे इसको मिट्टी, हवा, पानी सब मिल गया, वहीं पे नया प्लांट हमारा बन गया। मतलब प्लांट का ग्रोथ भी किसके वजह से होता है? कई बार बताओ, एयर के वजह से होता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मतलब वही होता है कि एक सीड्स यहाँ से उड़ के दूसरे जगह पे चला गया और वहाँ पे नया पौधा हमारा निकल गया, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है। आगे तो ऐसा कई बार हो जाता है। उसके बाद एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मतलब हुआ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वाटर साइकिल में, कि बारिश का पानी पहले कहाँ आएगा? ज़मीन पे आएगा, ज़मीन से पानी जाएगा नदी में, नदी से पानी जाएगा समुद्र में, फिर समुद्र के ऊपर सनलाइट पड़ेगा तो हमारा पानी एवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के सारा का सारा दोबारा बादल बन जाएगा, दोबारा पानी ज़मीन पे आएगा। इस तरीके से हमारा साइकिल चलता रहता है। इसमें सबसे बड़ा रोल यदि कोई प्ले करता है तो वो है आपका सनलाइट, क्योंकि यदि रोशनी नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा, तो क्या हमारा पानी एवेपोरेट होगा? क्या दोबारा बादल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें किसका है? सनलाइट का। लेकिन दूसरे नंबर पे आता है कौन? हवा। एयर बहुत अच्छा काम करता है वाटर साइकिल को चलाने में, यानी कि वाटर साइकिल चलता रहे, इसमें हमारा हवा भी बहुत अच्छा काम करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर अब ये खत्म होता है। क्या आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।